We demand 1 cent per stream. If Spotify cannot pay the artist fairly, it shouldn't exist. Pay us. Well, ये है कुछ गाने फ्रेंड्स जो Spotify पर exclusively available playlist Justice at Spotify से उठाए हैं। Spotify के टॉप आर्टिस्ट ने एक यूनियन बनाया UMWA क्योंकि उनका क्लेम है कि Spotify उन्हें Apple Music और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का लिटरली आधा पे करता है। इनफैक्ट टेलर स्विफ्ट ने तो खुद अपने 2 एल्बम्स को Spotify से हटवा दिया था क्योंकि उसका कहना था कि Spotify उसे अंडर पे कर रहा है। अब जरा ये देखो, चार्ल्स बोल्ट, पियोटर मिटेस्का, कैरन बॉर्ग, ये सभी आर्टिस्ट हैं जिनके Spotify पर कई सारे सॉन्ग्स अपलोडेड है, लेकिन ये सब फेक है। यस, Spotify पर एक और एक एलिगेशन लगाया कि वो फेक आर्टिस्ट के नाम से कई सारे सॉन्ग्स को एल्गोरिदम में चेंजेस करके रॉन्गफुली प्रमोट करता है। सो अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स, तो Spotify बेसिकली एक फेमस म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो पब्लिकली एक्सपोज हो रहा है। सो सबसे पहला जो इल्जाम लगाया ना Spotify के ऊपर, वो है प्राइवेसी को लेकर। रास्मस फ्लेशर, जो कि एक स्वीडिश रिसर्चर और हिस्टोरियन है और जिनका कॉपीराइट इश्यूज के सब्जेक्ट में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, उनका Spotify के साथ एक काफी वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें लिटरली Spotify पर एक पूरी की पूरी बुक पब्लिश करने पर मजबूर कर दी। तो 2008 की ये बात है जब रास्मस ने अपने खुद के एक बैंड के एक म्यूजिक को एक्सक्लूसिवली द पायरेट बे नाम के पॉपुलर टॉरेंट साइट पर कॉपीराइट फ्री अपलोड कर दिया था। अब इसी दौरान 2008 में Spotify बीटा यानी Spotify का एक ट्रायल वर्जन भी मार्केट में लॉन्च हुआ, लेकिन रास्मस ने एक दिन अचानक से ये ऑब्जर्व किया कि उनका म्यूजिक जो एक्सक्लूसिवली द पायरेट बे पर ही अवेलेबल था, वो म्यूजिक तो उनके बैंड के परमिशन के बिना कोई डील साइन किए Spotify पर कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो चुका था। अब इस पर रास्मस का ये कहना था, एंड आई कोट, कि मुझे ये काफी फनी लगा, लेकिन जब मैंने इसके लिए Spotify को ईमेल किया तब उन्होंने रिप्लाई ये किया कि अभी Spotify के टेस्ट पीरियड के दौरान कोई भी म्यूजिक जो हमें मिलता है हम उसे अपने प्लेटफॉर्म पर यूज कर लेंगे। अब ऑफ कोर्स रास्मस जो कि एक आर्टिस्ट है और वो क्रिएटिवली अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, इस बात से उसे काफी ज्यादा बिट्रेड सा फील हुआ और इसीलिए वो आज तक कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर Spotify पर पायरेसी के ओपन एलिगेशंस लगा रहा है। वो इस मिशन में इस कदर घुस गया कि 2019 में रिसर्चर बनने के बाद Spotify टीयर डाउन इनसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ स्ट्रीमिंग म्यूजिक, ये नाम की उसने एक बुक ही पब्लिश कर दी जो कंप्लीटली Spotify के स्कैम्स पर ही बेस्ड है। अब बात करते हैं Spotify पर लगे दूसरे एलिगेशन की, जो है फेक आर्टिस्ट्स। सो रोलिंग स्टोन मैगजीन के हिसाब से Spotify में ये 10 आर्टिस्ट के कंबाइंड 1.22 बिलियन स्ट्रीम्स हैं, बट ये सारे आर्टिस्ट फेक है। वेल, अब जरा सोचो, इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किसके पास जाता है? वेल, दावा ये है कि 100% रेवेन्यू Spotify के पास जा रहा है। सो Spotify पर एलिगेशंस ये लगा है कि बेसिकली ये म्यूजिक कहीं से भी उठा के उसके सूडोनिम्स के अंडर में अपने प्लेटफॉर्म पर वायरल करवा देते हैं और जो रेवेन्यू आता है वो ये खुद घर ले जाते हैं। और इसीलिए कई सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन फेक आर्टिस्ट को हटवाने के लिए और खुद को वेरीफाई करवाने के लिए Spotify पर कॉन्स्टेंटली दबाव डाल रहे हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू द एलिगेशन नंबर 3, आर्टिस्ट आर अंडरपेड। सो 2014 में टेलर स्विफ्ट ने अपने न्यूली लॉन्च्ड एल्बम 1989 की स्ट्रीमिंग Spotify पर बंद करवा दी और अपना 2012 का एल्बम रेड भी Spotify से हटवा दिया। क्यों? वेल, बिकॉज़ उसका कहना था कि Spotify उसे लिटरली अंडरपे कर रहा है। अब अंडरपेमेंट तो इतना बड़ा इशू नहीं लगेगा, राइट? बट दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में Spotify पर मेजॉरिटी जो आर्टिस्ट है उन्हें लिटरली आधा पैसा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल म्यूजिक और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। अब ये चीज बेसिकली Spotify पर लगी वन ऑफ द बिगेस्ट एलिगेशन है और इसीलिए फॉर वंस एंड फॉर ऑल इसे रिजॉल्व करने के लिए Spotify ने एक बार एक वेबसाइट भी बनाई, लाउड एंड क्लियर, जो बेसिकली रेवेन्यू आर्टिस्ट और Spotify के बीच कैसे शेयर होता है उसका पूरा मैथ्स बताता है। लेकिन नॉट सो सरप्राइजिंगली इससे आर्टिस्ट को कुछ खास आंसर्स नहीं मिले। उल्टा यूनियन ऑफ म्यूजिशियंस और एलाइड वर्कर्स, जो आर्टिस्ट का एक यूनियन है, उन्होंने उल्टा इसका जवाब देने के लिए अपने खुद के वेबसाइट पर एक टैब ही बना दिया, लाउड एंड क्लियरर। अब ऑफ कोर्स ये एक पब्लिक टॉन्ट था जिसमें उन्होंने Spotify के को-फाउंडर और CEO डैनियल को एक ओपन चैलेंज किया और अपने मैसेज कि डैनियल का क्लेम जो है कि उन्होंने Spotify को म्यूजिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए बनाया है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इस मैसेज को एकदम लाउडर और क्लियरर रीइंस्टेट कर दिया। वेल फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है, क्या ये सबसे Spotify ने आर्टिस्ट को एप्पल म्यूजिक और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतना पे करना शुरू कर दिया? एंड क्या ये इनोवेटिव ऐप सिर्फ स्ट्रीमिंग तक ही सीमित है? नहीं, ऑटोमोबाइल से लेकर गेमिंग तक सब नए इनोवेटिव एप्स बना रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू एलिगेशन नंबर 4, पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट्स। सो हाल ही में एक कंसल्टेंसी फर्म म्यूजिक टुमारो ने Spotify पर एक रिसर्च पब्लिश किया
जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो आपको पता ही होगा Spotify में एक न्यू म्यूजिक फ्राइडे नाम का प्लेलिस्ट होता है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है। अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो उस प्लेलिस्ट के लगभग 30% सॉन्ग्स यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ओन करती है और बाकी के 19% सोनी और वार्नर म्यूजिक ग्रुप ईच। इनफैक्ट Spotify के बाकी प्लेलिस्ट भी जैसे टुडेस टॉप हिट्स और पॉप राइजिंग, इनमें भी ऑब्जर्व किया गया है कि कम से कम 87% सॉन्ग्स मेजर लेबल्स के ही होते हैं। लेबल्स जैसे कि ये 3। और इसीलिए Spotify पर एक और एलिगेशन है कि वो कई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के म्यूजिक को दबाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे प्लेटफॉर्म को अनऑफिशियली मेजर म्यूजिक लेबल कंपनीज ही रन कर रहे हैं। बट एक तरफ जहां पर Spotify पर इतने सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, इट्स एक्चुअली क्वाइट फनी टू नो कि Spotify ओरिजिनली पायरेसी से लड़ने के लिए ही बना था। यस, सो Spotify की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2000 से, जब Napster नाम का एक एप्लीकेशन काफी पॉपुलर हो गया था, जो बेसिकली पायरेटेड म्यूजिक को मैसेस में वाइडली अवेलेबल बना रहा था। अब इससे ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और म्यूजिक लेबल्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था और उनका रेवेन्यू अचानक से डिक्लाइन होने लग गया। और इसीलिए 2006 में Spotify के को-फाउंडर और CEO डैनियल को एक मस्त आइडिया आया। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां से लोग फ्री म्यूजिक भी सुन पाए और आर्टिस्ट और म्यूजिक लेबल्स का लॉस भी ना हो। अब इस मॉडल को आखिर सपोर्ट कैसे किया जा सकता था फाइनेंशियली? वेल, इस बिजनेस मॉडल को ऐसे डिजाइन किया गया कि एडवर्टाइजमेंट से प्लेटफॉर्म को मॉनेटरीली फंड किया जा सके। उनके हिसाब से ये एक परफेक्ट विन विन सोल्यूशन था कि आर्टिस्ट का पायरेसी इश्यूज की वजह से मॉनेटरी लॉस भी ना हो और ऑडियंस को फ्री में म्यूजिक भी सुनने मिल जाए और प्लेटफॉर्म भी एट द सेम टाइम पैसे कमा सके। सो अपने इस आइडिया पर बिल्ड करते हुए उन्होंने अपने पहले प्रोटोटाइप Spotify बीटा को लॉन्च किया एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि उनका प्रोटोटाइप एप्लीकेशन सिर्फ एक टच से ही म्यूजिक प्ले कर रहा था, जो उस टाइम के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि तब इंटरनेट काफी स्लो हुआ करता था। उन्होंने फिर अपने इस प्रोटोटाइप के बिल्ड होने के बाद पॉपुलर म्यूजिक लेबल्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया और इसके लिए Spotify ने स्टार्ट किया कई जगहों से पायरेटेड म्यूजिक को सोर्स करके प्लेटफॉर्म पर प्ले करना, बस इसीलिए ताकि उनके पास म्यूजिक लेबल्स को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक अवेलेबल हो। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। जब भी डैनियल अपना ये फ्री म्यूजिक मैसेस में अवेलेबल करने वाला आइडिया लेबल्स के पास लेकर जाते थे, वो सिर्फ फ्री शब्द सुनकर ही मना कर देते थे। तो बस इस परसेप्शन बायस से निकलने के लिए ही Spotify ने स्टार्ट कर दिया अपना पेड वर्जन, जहां से लोग सब्सक्रिप्शन भर के फ्री म्यूजिक सुन सकते थे। ये सब होते होते 2008 तक Spotify, जो मेजरली यूरोप में ही ऑपरेशनल था, उस प्लेटफॉर्म में अभी भी यूएसए के कई सारे आर्टिस्ट के कॉपीराइटेड कंटेंट अवेलेबल थे। अब ये भले ही Spotify के ऑफिशियल लॉन्च के पहले की बात है, लेकिन फिर भी ये Spotify के लिए एक मेजर थ्रेट था और इसीलिए फिर 2008 में Spotify was forced to take a step and perform the infamous Big Clean, जिसमें उन्होंने बेसिकली सारे कॉपीराइटेड म्यूजिक को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा करके Spotify दुनिया का नंबर 1 फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप तो बन गया, मगर वो अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर पा रहा है? सो आज के तारीख में एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए Spotify अपना एक यूनिक रेवेन्यू मॉडल फ्रीमियम टू प्रीमियम को फॉलो करता है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये पूरा मॉडल 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप नंबर 1, अट्रैक्ट यूजर्स। Spotify अपने यूजर्स को फ्री म्यूजिक ऑफर करता है, लेकिन इसी के साथ लिसनर को एड्स को भी सुनना पड़ता है और यहीं से उसे अपना पहला इनकम सोर्स आता है। अब प्लेटफॉर्म के शुरुआती दिनों में अगर किसी ब्रांड को Spotify पर एड्स चलाना होता है तो उसे लगभग $250,000 को पे करना पड़ता है, लेकिन रिसेंटली Spotify ने इसे एज लो एज $250 यानी महज 20,000 रुपीस पर ला दिया है। इससे अब फायदा ये हो गया है कि लोकल ब्रांड्स भी Spotify पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाते हैं। स्टेप नंबर 2, यूजर कन्वर्जन। अब ये स्टेप Spotify के लिए काफी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहीं से उसका एक्चुअल रेवेन्यू आता है। इस स्टेप में Spotify अपने फ्री यूजर्स को एड फ्री म्यूजिक ऑफर करके प्रीमियम यूजर्स में कन्वर्ट करता है और अगर देखा जाए तो Spotify कन्वर्जन में काफी माहिर है, क्योंकि बाकी के म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में Spotify का कन्वर्जन रेशियो 46% रहा है। मतलब Spotify अपने 100 नए यूजर्स में से 46 यूजर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेच ही देता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए Spotify फ्री यूजर्स को हर एक गाने पर 2 से 3 एड सुनाता है, जिससे परेशान होकर यूजर प्रीमियम म्यूजिक सब्सक्रिप्शन खरीद ही लेते हैं। और ये बात खुद Spotify के कंप्लेंट्स पेज पर बार बार सामने आई है, जिसे वो कहते तो हैं कि रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इस बारे में कभी भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये मॉनेटरी मॉडल के साथ जो जुड़ा हुआ है। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3,
मैनेज प्रीमियम यूजर्स रिटेंशन। अब Spotify का 90% रेवेन्यू तो उसके प्रीमियम यूजर्स से ही आता है, जो बस 46% है। यानी Spotify को उसके प्रीमियम यूजर्स ही चला रहे हैं, और इसीलिए Spotify अपने प्रीमियम यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू रखने के लिए अनलिमिटेड डाउनलोड्स, ऑफलाइन म्यूजिक जैसे फीचर्स को ऑफर करता है और सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन पर डिस्काउंट्स भी देता है। लेकिन हियर्स अ कैच, अब Spotify अपने प्रीमियम यूजर्स को भी पॉडकास्ट पर एड्स सुनाएगा। सो यस, मैटर नहीं करेगा अगर आप प्रीमियम यूजर हो या नहीं, बट अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको फिर भी एड सुनाई देंगे, क्योंकि इससे Spotify को डबल इनकम होगी, एक सब्सक्रिप्शन फीस और दूसरी कंपनी एड से भी। अब आता है इस पूरे रेवेन्यू मॉडल का लास्ट स्टेप, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्टेप में Spotify म्यूजिक लेबल को अपने रेवेन्यू का लगभग 52% हिस्सा दे देता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो लेबल टू लेबल डिफर करता है और मैक्सिमम केसेस में तो ये रेशियो 70% होता है। अब इसमें भी रेवेन्यू का मेजर चंक सोनी, यूनिवर्सल, वार्नर और मर्लिन लेबल्स जैसे बड़े लेबल्स को जाता है, क्योंकि Spotify पर 85% गाने इन्हीं लेबल्स के हैं। और यहीं पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि Spotify और आर्टिस्ट के बीच डायरेक्टली कोई रिलेशन या डील होती ही नहीं है। असल में कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट Spotify पर डायरेक्टली अपना गाना रिलीज नहीं कर सकता। उसे अपना गाना Spotify पर प्ले करने के लिए इन लेबल्स के थ्रू ही जाना पड़ता है। इसका मतलब Spotify से 70% रेवेन्यू जाता है लेबल्स को, और फिर लेबल से अपना कट लेकर जाता है आर्टिस्ट के पास, और यहीं पर बढ़ जाते हैं चांसेस आर्टिस्ट के एक्सप्लॉइटेशन के। सो 1 मिलियन स्ट्रीम के लिए Spotify लेबल को पे करता है कुछ $3,500, लेकिन वही लेबल्स आर्टिस्ट को वो अमाउंट का बस 15 से 25% ही देते हैं। मतलब 3,500 में से आर्टिस्ट को सिर्फ $500 ही मिलता है। अब ये सब सुनकर कुछ लोग इसे आर्टिस्ट का एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे, तो कुछ लोग इसे फेयर बिजनेस कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने भी स्टेक डाला था अपना उस आर्टिस्ट को ग्रो करने में, या जो भी उनका नेगोशिएशन हुआ होगा। बट आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? और कई बार कंपनीज को बिजनेस में रहने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ती है जो बस उसी के यूजर को स्लाइटली एक्सप्लॉइट करती है। कुछ ऐसा ही हमारी टेलीकॉम कंपनीज भी हमें रिचार्ज प्लान बेचकर कर रही है, और वो कैसे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, यहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।